किताबें करती हैं बातें। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में एक नई पुस्तिका लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं, जो कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक लेख है, समाजवाद क्या है। ये लेख मई 1949 में मंथली रिव्यू पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस लेख का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया है राजस्थान डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फ्रंट उदयपुर ने। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के इस लेख की पहली कड़ी। क्या इसमें अक्लमंदी है कि एक ऐसा शख्स जो कि समाजी और आर्थिक मामलों का माहिर ना हो, फिर भी उससे खास तौर पर इस बात के लिए सिफारिश की जाए कि वो समाजवाद के बारे में अपनी राय पेश करे? तो मेरा जवाब ये है कि जी हाँ, ये एक अक्लमंदी की बात ही है, क्योंकि ढेरों ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि ये एक अक्लमंदी की ही बात है। सबसे पहले हम इस सवाल पर वैज्ञानिक ज्ञान के लिहाज से ख्याल करें। ऊपर से देखने पर तो ऐसा लग सकता है कि खगोल विज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच कोई स्पष्ट पद्धतिपरक फर्क यानी मेथोडोलॉजिकल डिफरेंस मौजूद नहीं है, मगर इन दोनों ही हलकों में साइंसदान एक खास घेरे में घटने वाली घटनाओं के आपसी अंदरूनी रिश्तों की पड़ताल करते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा समझ सकने के काबिल बनाते हुए ऐसे सिद्धांतों यानी लॉज ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की रचना के रूप में पेश करते हैं, जिन्हें आमतौर पर सब मान लेते हों। पर असल में तो ऐसे पद्धतिमूलक फर्क यानी मेथोडोलॉजिकल डिफरेंस मौजूद रहते ही है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सामान्य सिद्धांतों की खोजबीन की कवायद को ऐसी घटनाओं ने सिर्फ इस वास्ते मुश्किल बना दिया है कि जिन परिघटनाओं की जांच पड़ताल की जा रही है वो अक्सर ऐसी चीजों के असर में आ जाती हैं कि जिनको अलग अलग करके आंकना बहुत ही मुश्किल होता है। और हम जानते हैं कि इसी के साथ मानव जाति के उस तथाकथित सभ्यकाल की शुरुआत के दौर से ही जो अनुभव संचित हुआ है वो न सिर्फ प्रभावित और सीमित भी होता है, ऐसे कारणों से जो कि अपनी प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ आर्थिक ही नहीं होते बल्कि अलग भी होते हैं। मिसाल के तौर पर इतिहास में वर्णित महासाम्राज्यों के वजूद को सिर्फ उनकी फतहों की वजह से ही माना जाता है, जिसमें ये फतहयाब कौमें हारी हुई कौमों पर खुद को एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के रूप में थोप देती हैं, कानूनी और आर्थिक दोनों ही रूपों में। वे सिर्फ अपने लिए खेती की जमीन पर एकाधिकार यानी मोनोपोली करते हुए उसे हड़प लेते हैं और अपने ही तबके में से पुरोहितों की एक जमात को तैयार कर देते हैं, जिसका शिक्षा व्यवस्था पर पूरा बड़ा कंट्रोल रहता था और जो कि समाज के तबकाती बंटवारे को एक सनातन संस्थान में तब्दील कर देते थे। और इसी के जरिए वे जीवन मूल्यों का एक ऐसा जंजाल खड़ा कर देते थे जिसमें आमतौर पर आम जनता अनजाने में ही फंसकर अपने सामाजिक व्यवहार को उसी की रौ में ढाल लेती थी। अगर हम गुजरे दौर की परिपाटियों को थोर्स्टाइन वेवलेन के लफ्जों में कहें तो हम अब तक भी आदमजात की तरक्की के लूटमारी के दौर में ही फंसे हुए हैं। जांचने परखने के काबिल जो भी आर्थिक सच्चाइयां होती हैं और जिनके आधार पर हम नियम बनाते हैं वे सिर्फ उसी कालखंड से संबंधित रहती हैं और वे किसी दूसरे कालखंड पर लागू नहीं होते हैं। और चूंकि समाजवाद का तो असली इरादा ही मानव विकास के इस परभक्षी काल को जीतकर इससे आगे बढ़ने का है, तो ऐसे में अर्थविज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंस अपनी मौजूदा हालत में तो भविष्य के समाजवादी समाज के बारे में बहुत ही थोड़ी रोशनी डाल सकती है। और दोयम ये कि समाजवाद की एक मंजिल होती है सामाजिक नैतिक दिशा में आगे बढ़ने की, लेकिन साइंस ऐसे किसी लक्ष्य की रचना नहीं कर सकता है और ऐसे आदर्शों को इंसानी दिमागों में बिठाने की कुव्वत तो और भी कम होती है। साइंस तो बस ज्यादा से ज्यादा ऐसे साधन मुहैया करा सकता है जिनके मार्फत इन मनसूख मंजिलों को हासिल किया जा सके, लेकिन ये लक्ष्य खुद ऐसी हस्तियों के दिलो दिमाग में पलते बढ़ते हैं कि जिनके नैतिक आदर्श उदात्त होते हैं। और अगर ये आदर्श मुर्दा होने की बजाय जिंदा और ताकतवर होते हैं तब इन आदर्शों को अनगिनत तादाद में आम इंसान अपना लेते हैं और इस तरह से अर्धचेतन ढंग से ही सही मगर वे ही रफ्ता रफ्ता होने वाली इस समाजी तरक्की का फैसला करते हैं। और यही वजहें हैं कि अगर सवाल इंसानी दिक्कतों का हो तो हमें इस ढंग से चाक चौबंद रहना होगा कि कहीं हम विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धतियों यानी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स को जरूरत से ज्यादा अहमियत न दे दें। और हमें ये भी नहीं मान लेना चाहिए कि समाजी ढांचे पर असर डालने वाले सवालों पर
अपना नजरिया पेश करने का हक सिर्फ माहिर लोगों को ही हासिल है। कुछ वक्त से लोगों की ये पुरजोर आवाज उठ रही है कि इंसानी समाज एक संकट के दौर से गुजर रहा है और कि इसकी चूलें बुरी तरह से हिल चुकी हैं, और इन्हीं हालात की निशानी के तौर पर उपस्थित हैं वो अफसोसनाक दिमागी हालत जिसमें आदमी खुद को हर चीज से उदासीन बना लेता है और यहाँ तक कि वो खुद अपने ही समुदाय का दुश्मन बन जाता है, फिर भले ही ये समुदाय छोटा हो या बड़ा। यहाँ आप मुझे अपने एक जाती तजुर्बे को पेश करने की इजाज़त दें ताकि मैं अपनी बात को कुछ ज़्यादा साफ तौर पर रख सकूं। अभी हाल ही में मैंने एक समझबूझ और नेक ख्यालों वाले शख्स से हमारी दुनिया पर मंडराते जंग के एक और ख़तरे के बारे में बात चलाई और मैंने अपना नज़रिया पेश किया कि ये लड़ाई मानव जाति के वजूद तक को खतरे में डाल देगी, और ये भी सुझाया था कि सिर्फ एक ऐसा संगठन जो कि मुल्कों की छूछी सरहदों से ऊपर उठा हो, यानी इस सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ वो ही हमें इस आफत से उबार सकता है। लेकिन मेरे मेहमान ने इसका बहुत ही सर्द लहजे में यूं जवाब दिया कि अगर खुद इंसान ही इस धरती से अपना वजूद मिटाने पर आमादा है तो आप क्यों उसकी फिक्र में खुद को इतना परेशान कर रहे हैं? मेरा पुख्ता यकीन है कि एक सदी पहले शायद ही किसी ने इतनी हल्की और ऐसे सर्द लहजे में ऐसी बात कही होती, मगर ये एक ऐसे आदमी का बयान है जिसने अपने भीतर एक संतुलन कायम करने की ढेरों नाकामयाब कोशिशें की हैं और जिसने अब हार कर कामयाब होने की कमोबेश सारी उम्मीदें खो दी हैं। ये एक ऐसे आदमी के ख्यालों का दिली इजहार है जो कि दर्दनाक अकेलेपन और अलग थलग पड़े होने की तकलीफ को झेल रहा है। ये वही पीड़ा है जिससे आज अनगिनत लोग पीड़ित हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इससे बाहर निकलने का क्या कोई रास्ता है? ऐसे सवालों को उठाना बहुत ही आसान होता है, मगर इन सवालों का किसी भी तरह से ठीक ढंग से जवाब देना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी इन सवालों का जवाब देने की जितनी बेहतर कोशिश मुझसे हो सके मुझे करनी ही चाहिए, लेकिन इस सच को जानते हुए भी कि हमारी भावनाएं और हमारी कोशिशें अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं और धुंधली भी होती हैं, और ये भी कि इन्हें सीधे साधे और आसान फार्मूलों में बांधकर बताया नहीं जा सकता। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो सहकार रेडियो का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो दीजिए इजाज़त मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।